लास्ट क्लास में थर्मोडायनामिक प्रोसेस कराया था ना। हाँ सर, वो सब आपने लिखवाया था। ये हो गया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी करा दिया था। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है। एससीवी से कुछ होमवर्क भी दिया था। एससी वर्मा से बोला होगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस वाला पूरा चैप्टर आप कर सकते हो। याद है कुछ? हाँ सर, हो गया वो। हो गया वो? कुछ पूछना है या आगे बढ़ूं? नो ठीक है, चलो हीट ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं। सर। बोलो। स्कूल में बचपन में पढ़ते होगे कि हीट ट्रांसफर के 3 मोड हैं। सर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हाँ, तो ये तीनों मोड क्या है? सर, टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अरे ठीक है, मतलब क्या डिफरेंस है तीनों में? बोलो। सर तो भूल गया हूँ। क्या हुआ? सर भूल गया हूँ, मतलब रेडिएशन का था पता है, लाइक। अच्छा। सबसे पहले कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को और कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को, इन दोनों को मीडियम चाहिए होता है। मीडियम मतलब मटेरियल मीडियम। ठीक है। यस सर। अच्छा। और रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मीडियम होगा तो रेडिएशन नहीं होगा, ऐसा नहीं मतलब है, उसको नहीं चाहिए होता है। आई बात समझ में? सर वापस बोल सकते हैं? मैंने बोला कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को मीडियम, मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। बिना मीडियम के कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होगा। बट रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को मीडियम नहीं चाहिए होगा। ठीक है। ओके सर, समझा। मीडियम नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम होगा तो रेडिएशन नहीं होगा। रेडिएशन तब भी होगा बट उसको नहीं चाहिए मीडियम। ठीक है। हाँ मतलब सर, सही। मीडियम की इंडिपेंडेंट है, मतलब वो। हम्म। दूसरा, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हीट का ट्रांसफर होता है बिना मीडियम पार्टिकल के मूवमेंट के, मींस एक्चुअल ट्रांसफर के। सो
heat transfer takes place सर पर वो कन्वेक्शन के लिए मटेरियल मीडियम जरूरी है ना? हाँ, कन्वेक्शन के लिए भी और कंडक्शन के लिए भी। So heat transfer takes place without any actual transfer of medium particle. Without any actual transfer of medium particles. जैसे अगर मान लो एक आयरन का रॉड है यहाँ पर और यहाँ पर कोई हीटिंग एजेंट है, तो यहाँ पर जो गर्मी होगी ये एंड ए से एंड बी तक आएगा। हाँ सर। तो इसमें कोई मीडियम पार्टिकल यहाँ का रॉड उठ के यहाँ नहीं आता ना, नहीं सर, बस हीट ट्रांसफर हो रहा है मतलब बिना हीट मूवमेंट ट्रांसफर के। होता है, मीडियम पार्टिकल वहीं रहता है। जबकि कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में सर एक बार फिर से समझाना। जबकि कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो मीडियम पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक आता है। जैसे तुम लोगों ने लैंड ब्रिज, सी ब्रिज ये सब पढ़ा होगा ज्योग्राफी में यस। हाँ सर। कि हॉट वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम है तो वो एटमॉस्फेयर में हॉट एयर। आई बात समझ में? हाँ सर, वो समझा। जैसे मान लो ये हॉट एयर है, तो ये हॉट एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से इसका फ्लो होता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके फ्लो होने की वजह से जब ये हॉट एयर यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर इसके साथ इसका हीट कंटेंट भी पहुंच जाता है। हाँ सर। तो ये हॉट एयर क्या हो गया, मीडियम पार्टिकल हो गया। ये हीट कंटेंट को लेकर यहाँ से यहाँ पहुंचता है, तो ये हॉट एयर जहां जहां जाएगा वहां वहां इसके साथ हीट जाएगा। तो हीट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने के लिए मीडियम दैट इज हॉट एयर, जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने हॉट एयर का, मीडियम दैट इज हॉट एयर को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। इसका मतलब है इसमें हीट ट्रांसफर के लिए मास का एक्चुअल ट्रांसफर होना जरूरी है। हाँ सर। सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस along with transfer of mass। अब कंडक्शन में समझ आया, कंडक्शन में मास का ट्रांसफर नहीं होता है। जब हीट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आता है तो केवल हीट आता है। जिसको पहले नहीं समझाया था अब समझ आया। हाँ हाँ सर, अभी समझा। और इसमें हीट के साथ मास भी आता है। तो ये एक्चुअल में कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का मोड है भी नहीं, इसको हीट एंड मास ट्रांसफर कहते हैं। इंजीनियरिंग में जाओगे तो तुम लोगों को एक कोर्स पढ़ना पड़ेगा, HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर।
तो क्योंकि इसमें हीट के ट्रांसफर के साथ साथ मास के ट्रांसफर का भी डिफ्यूजन इक्वेशन यूज होता है। तो ये हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जरूर पढ़ना है कि क्यों नहीं पढ़ना है। तो क्यों नहीं पढ़ना है, तो क्योंकि इसमें मास का भी ट्रांसफर साइमल्टेनियस होता है। आई बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। कंडक्शन में अब कंडक्शन का रेट सबका अलग अलग होता है। जैसे अगर वुड है तो वुड में यहां से यहां तक हीट जाने में टाइम लगेगा, बैड कंडक्टर है। लेकिन यही अगर आयरन का रॉड होगा तो जल्दी होगा। हाँ सर, सेम लेंथ। हाँ, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है ना? जिसका ज्यादा होगा वो गुड कंडक्टर होगा, और जिसका कम होगा वो बैड कंडक्टर होगा। स्कूल में पढ़ते थे ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इधर अब रेडिएशन में देखो, रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए, तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता हाँ सर। है ना? तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। सो heat transfer takes place in the form of electromagnetic waves. अच्छा, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट होता यस। है ना? पढ़े हो ना, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, फोटोन वाला इक्वेशन। हाँ हाँ सर। सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वाला इक्वेशन यूज होगा, और इसका रेट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। हाँ। तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। देखो, सनलाइट की एनर्जी को वहां से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता है? सर 8 सेकेंड्स, 8 मिनट सर। 8 मिनट। जबकि 1 मीटर का आयरन रॉड ले लोगे वो गल जाएगा, लेकिन वो 1 मीटर तक 8 मिनट में हीट नहीं पहुंचा पाएगा। और ये इतना डिस्टेंस है, तो ये हीट ट्रांसफर का मोड फास्टेस्ट है। आई बात समझ में? हाँ सर। है ना? तो ये दोनों को हम लोग अगले 2-3 लेक्चर में, 3 लेक्चर मिनिमम, हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे और कन्वेक्शन पढ़ेंगे। कंडक्शन, सॉरी, कन्वेक्शन की कहानी खत्म, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? ये इंजीनियरिंग में हीट एंड मास ट्रांसफर में पढ़ेंगे। तो सर इसी भी 2 ही रहेंगे मतलब? हाँ, तो 2 ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग पढ़ेंगे अभी। कन्वेक्शन सिर्फ समझेंगे कि क्या होता है, तो समझ लिए कि ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। और सॉरी, कन्वेक्शन में हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। इसकी वजह से इसका मैथमेटिक्स हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है? ओके सर, तो अभी के लिए डेफिनेशन ही चाहिए था हमें।
नहीं चाहिए था। जल्दी से कॉपी कर लो, आज कंडक्शन स्टार्ट करते हैं।
सर हो गया? नहीं सर, वो कुछ पूछना था। वो आपने जो रेट जो लिखा था सर, स्पीड ऑफ लाइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आप बोलना चाहते हो वहाँ पे? हाँ, ओके सर, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ूं? नो सर, नीचे कॉपी कर रहा जैसे ही हो जाए बताना। डन सर। आगे बढ़े? हाँ सर। चलो, तो आज हम लोग कंडक्शन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ तो मालूम होगा तुम लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। सपोज ये एक मीडियम है, रॉड है, जो कहना है कह लो। इसमें इस पॉइंट का, ये थर्मोमीटर लगाया है मैंने, मान लो टेम्परेचर टी ए है और इस पॉइंट का टेम्परेचर टी बी है, मतलब एंड ए और एंड बी का। इसमें ऐसे ही थर्मोमीटर लगाते जाएंगे तो थर्मोमीटर में टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, है ना। हर क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर की रीडिंग अलग अलग होगी।
ध्यान से सुनेगा सब अब इस बात को। मान लो एंड ए पर मैंने हीट करना शुरू किया, ठीक है, और ये सब थर्मोमीटर्स मैंने समझो तो हर एक्स डिस्टेंस सेपरेशन पर मैंने कुछ थर्मोमीटर इंस्टॉल कर दिए। सुन रहा है सब लोग? यस यस सर। तो क्या होगा अगर मैं एंड ए से हीट करना शुरू कर दूं इसको, तो इस थर्मोमीटर की रीडिंग, हर जगह की रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी। इधर से अगर मैं हीट देना शुरू करूंगा तो हर जगह की रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएट करेगी मतलब हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, जो बचेगा वो आगे जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, जो बचेगा वो आगे जाएगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, जो बचेगा वो आगे जाएगा। ऐसे करते करते इस सब की रीडिंग इन बिटवीन फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन जब ये रीडिंग का फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा, तो रीडिंग का फ्लक्चुएशन बंद हो गया मतलब यहाँ पर टेम्परेचर आकर मेंटेन हो गया, यहाँ पर आके मेंटेन हो गया, यहाँ पर आके मेंटेन हो गया, अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो जब ये फ्लक्चुएशन बंद हो गया, उसका टेक्निकल मीनिंग क्या है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जितना हीट इन हो रहा है उतना ही हीट आउट हो रहा है, क्योंकि हीट अगर एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है कुछ? जैसे मैं इस क्रॉस सेक्शन को देखूं तो इस क्रॉस सेक्शन पर इधर से हीट आया और इधर से हीट गया। अगर आने वाला हीट ज्यादा है और जाने वाला कम है तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ सर रेट नेट ऑफ भी तो हीट, हाँ, रेट ऑफ हीट इनकमिंग और रेट ऑफ हीट आउटगोइंग अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। हाँ सर इस कंडीशन को स्टेडी स्टेट कंडक्शन कहते हैं। ध्यान से सुनेगा सब। तो पहली चीज डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लो। ये कांस्टेंट है हर जगह, है ना? और ये कांस्टेंट होने की वजह से डी टी बाई डी टी, एक्स नहीं टी, मतलब टेम्परेचर का चेंज, ये 0 है। हाँ सर। That is temperature at a point doesn't change with time, ठीक है? हर जगह अलग अलग होगा, पोजीशन के साथ चेंज करेगा, टाइम के साथ नहीं, ठीक है? और तीसरा डी टी बाई डी एक्स मतलब टेम्परेचर का चेंज पोजीशन के रेस्पेक्ट में, ये अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ये तीनों एक ही बात है। तो इस कंबाइंड कंडीशन को हम लोग स्टेडी स्टेट कंडक्शन कहेंगे। क्लियर है?
तो स्टेडी स्टेट कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर का रेट कांस्टेंट होता है। हीट ट्रांसफर का रेट कांस्टेंट होगा मतलब हर क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, मतलब टेम्परेचर स्पेस में पोजीशन के साथ वेरी करता है और dt/dx कांस्टेंट है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में dt/dx क्या होगा, देखो ये लेंथ L है अगर, तो dt/dx की वैल्यू TB माइनस TA अपॉन L होगी। आया समझ में? दैट इज माइनस डेल्टा T अपॉन L होगा। जैसे यहां मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है और मान लो 5 मीटर का है, तो हर 1 मीटर पर 100/5 20 का चेंज होगा। Yes. आई बात समझ में? तो इस कंडीशन को स्टेडी स्टेट कंडक्शन कहते हैं। ठीक उल्टा, अगर रेट का हीट इनफ्लो और आउटफ्लो ये दोनों अगर अलग अलग है, मतलब टेम्परेचर चेंज करेगा, हाँ सर। मतलब टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज करेगा। सो dq/dt कांस्टेंट नहीं है, dt/dt ये भी 0 नहीं है ना, एंड dt/dx ये भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हीट का ट्रांसफर हो रहा है, रेट वेरिएबल है, तो इसको हम लोग अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन कहते हैं। समझ आया कुछ? हाँ सर। सो स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन समझ आया? यस सर। तो इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
Done, sir. हो गया सबका? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। अब लॉ ऑफ कंडक्शन। लॉ ऑफ कंडक्शन है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is directly proportional to temperature gradient of the medium and area of cross section of heat flow. तो इसका मतलब ये हुआ कि dq by dt इज इक्वल टू दोनों मिला के सम कांस्टेंट k into area of cross section A into temperature gradient that is dt by dx। और जब dt by dx लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आया? सर क्योंकि वो उसका माइनस डेल्टा टी बाई एल है। हाँ, माइनस मतलब ये टेम्परेचर x के साथ राइट टू लेफ्ट डिक्रीज कर रहा है ना। इससे सर नेगेटिव आया है। हाँ, अच्छा, नहीं तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गया। अब मान लो मुझे इसको इस केस में यूज करना है। मान लो यहाँ का लेंथ L है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और अलजेब्रिक इक्वेशन में यहाँ का टेम्परेचर TA है, यहाँ का टेम्परेचर TB है,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली ए है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी के है, तो इसमें dq/dt मतलब हीट करेंट क्या हो जाएगा, तो k इंटू ए। अगर टी ए बड़ा है टीबी से तो हीट का फ्लो इधर से इधर होगा, अदरवाइज उधर से, ठीक है। तो के ए टी ए माइनस टी बी अपॉन एल, वही मतलब हुआ। ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे हाँ वाला सर। इक्वेशन सेम है, फर्क हाँ सिर्फ सर, इधर इतना बस है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना। हाँ कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यस सर। तो अलजेब्रिक इक्वेशन तभी यूज करेंगे जब स्टेडी स्टेट कंडक्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेडी अनस्टेडी सब में चलेगा। क्लियर है। यस इसमें सर। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है, इसको हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम। ये हर मीडियम का अपना अपना कांस्टेंट है, इसीलिए कहते थे कि रेट ऑफ हीट फ्लो मीडियम पर डिपेंड करता है। के ज्यादा होगा तो गुड कंडक्टर, के कम होगा तो बैड कंडक्टर। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अच्छा तो एक काम करो, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया। नो सर। ये लिखने के बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, ये लिखने के बाद जस्ट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है जो ऊपर लिखा है। ओके सर।
डन
बोलो, हुआ कुछ? हाँ सर हुआ। क्या आंसर आया? सर 10x माइनस 100 आ रहा है मुझे। देखते हैं। ऊपर वाला तो हो गया सबका। हाँ सर वो हाँ टेम्परेचर का जो मैंने अभी बोला है सर वो वाला। हाँ हाँ, देखते हैं टेम्परेचर और उस पे भी आते हैं। इधर देखो, अब इसमें हीट का फ्लो किधर से किधर होगा? इधर से इधर होगा, हाँ सर। हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो पहले हीट करंट क्या हो गया? H। यस सर। सर वो तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहेगा। तो K A डेल्टा T बाई L। यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये H कांस्टेंट रहेगा, डिपेंडेंट नहीं रहेगा X पर। तो K की वैल्यू 2, एरिया 0.5, टेम्परेचर डिफरेंस 100, लेंथ 10 मीटर। आई बात समझ में? तो ये हो गया 10 जूल पर सेकेंड और 10 वॉट। ठीक है। हाँ सर। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 0 है। हाँ सर। तो 10 मीटर में 100 का चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? नहीं। चलो, डी टी बाई डी एक्स ऐसे बात करते हैं। डी टी बाई डी एक्स मेरा क्या होगा? -100/10 होगा। बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो इसको ऐसे कर देते हैं, डी टी इज इक्वल टू -10 dx। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर वॉज 100। x इज इक्वल टू x पर टेम्परेचर मुझे ढूंढना है। सो t माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू x माइनस 0। तो t इज इक्वल टू 100 माइनस 10x। ये बी पार्ट का आंसर हुआ। ओके सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। सर वो मैंने वो एच का फॉर्मूला यूज किया था वो निकालने के लिए वो टी एक्स का। कौन सा फॉर्मूला? वो सर वो जो आपने जो एच का दिया था ना सर, टेम्परेचर एट द डिस्टेंस एक्स वाला, वो मैंने वो वाला एच के फॉर्मूला से निकाला था। कहाँ मैंने फॉर्मूला दिया है टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस x वाला? नहीं सर आपने फॉर्मूला दिया था ना वो एच इक्वल्स टू के टाइम्स ए टी ए माइनस टी बी अपाई एल। हाँ हाँ, तो l की जगह x पुट कर दिया। हाँ सर वो मैंने वैसे निकाला सर। और उधर हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। यही आंसर आया था। हाँ सर लेकिन मुझे 10x माइनस 100 आ रहा है। तो गलत आ रहा है। एक और कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए।
डन सर। बोलो क्या है आंसर? सर 46.67 आ रहा है मुझे। अच्छा, और किसी को कुछ आया क्या? बहुत सिंपल है, जैसे पहले किया था वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए, चलो एक दूसरा मेथड दिखाता हूँ अब। तो एक दूसरा मेथड समझो सब। यहाँ पर मान लो मैंने थर्मोमीटर लगा दिया, यहाँ पर थर्मोमीटर है और यहाँ पर भी एक थर्मोमीटर है, ठीक है। ओके सर। तो ऐसे सोचो कितना एक दूसरा तरीका जिसमें कोई फिजिक्स नहीं, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ की रीडिंग है 20, है ना, और यहाँ की रीडिंग है 80। यस सर। तो क्या करो, यहां से यहां तक लाइन ज्वाइन कर दो। तो मुझे ये वाली रीडिंग चाहिए, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। हाँ सर। तो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। यस सर। हाँ सर। ये 60 है, ये 20, ये 80। तो बोलो। हाँ हाँ सर। तो बड़े वाले ट्रायंगल में 60/9 लिखेंगे और छोटे वाले ट्रायंगल में डेल्टा टी अपॉन 4 लिखेंगे। ये 4 होगा ना 9 में से, हाँ सर। हाँ है ना। तो डेल्टा टी मेरा हो जाएगा 240/9। तो डेल्टा टी मतलब ये, है ना। तो टेम्परेचर वहां पर कितना हो जाएगा, 20 + 240/9 होगा। हाँ सर। सो 180 + 240/9 ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा, 420/9 होगा। हाँ सर। फोर्टी 46.6 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ आंसर आया था। हाँ सर, यही आया था। आया समझ में? हाँ सर। सर दूसरे मेथड से बताओ। दूसरा मेथड जैसे पहले अभी किया था वैसे दूसरे मेथड से देखो। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड सब बताता हूँ। चलो दूसरा मेथड देखो, फिर तीसरा भी एक बताता हूँ। दूसरे मेथड से हम ऐसा कह सकते हैं कि -dt/dx या dt/dx इज 80 और इधर 20, तो 20 - 80 -60/9 होगा।
हाँ सर। So dt is equal to -60/9 dx. इसको इंटीग्रेट कर दो। x इज इक्वल टू 0 पर 80 है, x इज इक्वल टू 5 पर पूछा है ना? हाँ सर। हाँ सर। t minus 80 इज इक्वल टू -60/9 इंटू 5, ऐसा हो जाएगा। So t हाँ is equal to 80 minus 300/9 होगा। यस सर। That is 420/9. That is 46.6 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? हाँ हाँ सर, यस। चलो एक और मेथड बताऊं? हाँ। नहीं सर, मत बताओ। नहीं, देखो देखो मजा आएगा। मैं तो एक ही बता रहा था, तुम लोगों ने कहा बताओ बताओ, तो चलो तुम एक बोलोगे मैं दो बताऊंगा। यहाँ 80 है, हाँ सर। यहाँ कितना था? 20। यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस था। और यहाँ पर मान लेते हैं T है, जहां पर पूछा है हमसे। ठीक है, ये है 5 मीटर, ये है 4 मीटर, है ऐसा? हाँ सर। तो अभी मैं सिखाया था कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में जितना हीट करंट आएगा उतना ही हीट करंट जाएगा, सिखाया था। हाँ सर, वही बताया था। अच्छा, तो H1 क्या होगा? K इंटू A इंटू 80 माइनस T/5 होगा। हाँ H1 मतलब यहां से यहां तक जो हीट आ रहा है इस पोर्शन में, और H2 मतलब इससे इधर जो जा रहा है। H2 क्या हो जाएगा? K इंटू A T-20/4। बोलो। यस सर। यस। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा 80 माइनस T/5 इज इक्वल टू T-20/4। So 320 minus 4T is equal to 5T minus 100. So 420 is equal to 90. So T is equal to 420/9 डिग्री सेल्सियस। वही आया। हाँ जैसे मन वैसे लिख लो। कौन सा था? ये वाला था ना? आगे बढ़े। 1 मिनट। हो गया। यस सर। एक और अच्छा क्वेश्चन देखो।
Third question. Find rate of heat flow, that is heat current, under a steady state condition. In ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में देखो, यहां पर टेम्परेचर T1 है, यहां पर, और यहां पर टेम्परेचर T2 है। यहां पर रेडियस R1 है, यहां पर रेडियस R2 है, और रेडियस इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर। रेडियस अगर चेंज नहीं होता तब तो एक ही बार में आंसर लिख देते, K इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L। हाँ सर। तो इसमें रेडियस चेंज हो रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इंटीग्रेशन वगैरह करके कैसे करेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन हो गया, ओके सर। कोशिश कीजिए। ये शायद एससीबी में भी होगा, क्वेश्चन नंबर 30 के आसपास, शायद चेक कर लेना। 30 नंबर मुझे नहीं याद है, 30 ही होगा वैसे, 30 या 32 क्या। सर वो R2 माइनस R1 लेस देन क्या है? लेस देन L, इसकी भी जरूरत नहीं है, इस पार्ट को भी ओमिट कर सकते हो, दिया है नहीं दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोशिश करो।
बोलो कोई आइडिया? नहीं सर, देखो, जानबूझ के आप लोगों को इतना टाइम दिया मैं, एक चीज सीखो, अब जितना सोचना था ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। हाँ सर। हाँ तो मैं हीट करंट H इसको लिखूंगा K इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू dt अपॉन dx विथ माइनस साइन, लिखूंगा ऐसा। हाँ सर। ये स्मॉल r क्या है और x क्या है, तो यहां से x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का छोटा सा रॉड लेते हैं, dx लेंथ का, जिसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस dt है। तो ये वही इक्वेशन है के ए डेल्टा टी अपॉन एल वाला। हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पर ये जो हाइट होगी, रेड कलर वाला दिख रहा है, यही यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया आर होगा। हाँ सर। अच्छा, अब मैं जो लिखता हूं वो देखो, इस आर को मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू एक्स। हाँ या ना सोच के बताओ। R एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा लिख सकते हैं? सर ये नहीं समझे। नहीं समझा। टोटल, चुप कर, सुन। टोटल जितना कहता हूं वैसे सुनते चलो। टोटल एल लेंथ जाने में रेडियस इंक्रीज होता है R2 माइनस R1, हाँ तो 1 मीटर जाने में R2 माइनस R1 बाई L। हाँ सर। तो x मीटर जाने में R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स। हाँ सर, समझे। हाँ सर। इंक्रीज हुआ तो R1 प्लस दिस मच होगा। हाँ सर। होगा। सो अब हो गया, अब मेरा काम खत्म, अब मैथ बच गया। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, H इज इक्वल टू माइनस के पाई, वो देखने में बड़ा लगता है बट उतना बड़ा है नहीं, R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और इधर dt बाई dx। ठीक है? हाँ तो H इधर लिख देते हैं dx अपॉन R1 प्लस, ये जो इतना बड़ा टर्म है बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको k लिख दूं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, कौन इतना बड़ा लिखेगा बार बार। हाँ सर। तो इसको k लिख देते हैं, बाद में वैल्यू। सर के मत कंफ्यूजन हो जाएगा। सर, के पहले से है ना। हाँ k पहले से है, तो कुछ और बोलो। एम सर एम एम। m लिख देते हैं, चलो m लिख देते हैं, तो इसको मैं m लिख देता हूं। तो ये हो गया R1 प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई के डी टी। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। x इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर है, क्या है, T1 या T2? T1। x इज इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर है T1, और x इज इक्वल टू L पर टेम्परेचर है T2, है ऐसा? हाँ तो ये मेरा ऐसा हो गया h। ये इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन बे,
1/x² का -1/x, अरे x⁻² -2 + 1/-2 + 1 होगा -1/x, हाँ सर। हाँ हाँ और x का कोफिशिएंट m, तो m से डिवाइड हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l, दिस इज इक्वल टू -πk t2 - t1, या इसको ऐसे लिख देता हूं πk t1 - t2। ठीक है, अब इधर देखो, h/m, m का वैल्यू क्या था? R2 - R1 by L x ऐसा था। और x की हाँ अपर लिमिट l पुट करो, तो -1/R1 + ml, 0 पुट करो तो +1/R1, दिस इज इक्वल टू πk t1 - t2। m है R2 - R1 by L, जरा ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा हुआ? (1/R1 - 1/R2), ये कुछ ऐसा हुआ? बोलो। हाँ सर। हाँ सर, आपने वो इनपुट कर दिया। So HL/R2 - R1 इधर हो जाएगा R2 - R1 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू πk t1 - t2, ऐसा होगा। हाँ सर, होगा। तो फाइनली H मुझे चाहिए था, मिल गया, k पाई R1 R2 t1 - t2 अपॉन L। आया समझ में? हाँ हाँ सर। इसको कॉपी करो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने का भी तरीका बताता हूँ। एक वर्ड भी नहीं लिखेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे, ओके सर। बट पहले कॉपी करो उसके बाद। डन सर। लिख लिया? हाँ सर।
सबका हो गया? हाँ सर। तुम लोग एपीजीपीएचपी पढ़े हो? हाँ सर। तो अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन पढ़े हो? हाँ सर। तो देखो, तुम लोगों ने शायद विजुलाइज नहीं किया। एक चीज याद रख लो, याद मतलब ऐसे विजुलाइज भी होगा कि अगर रेडियस r is varying linearly, then cross sectional area, जैसे सर्कल है तो आर स्क्वायर, मतलब जो भी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा वो, ठीक है, will vary geometrically. लिनियरली का मतलब हो गया आपके लैंग्वेज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, रेडियस हमेशा सेम लेंथ पे सेम आगे बढ़ रहा है, सेम हाँ इंक्रीमेंट है ना, तो उसका स्क्वायर हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर ये बात पता है तो देखना, अगर मुझे एक लाइन में आंसर लिखना था पिछले क्वेश्चन का तो मैं क्या लिखता, k इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 अपॉन L लिखता। बट ये एरिया क्या होगा, अब इस पर्टिकुलर केस में ज्योमेट्रिक मीन होगा। आया समझ में? और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी होता है। हाँ सर। तो ये होगा हाँ, हाँ। पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R2 स्क्वायर रूट ए बी T1 माइनस T2 अपॉन L। वो आपको सिखाना है इसलिए इतना लिख रहा हूं, नहीं तो इतने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया k पाई R1 R2 T1 माइनस T2 अपॉन L। आया समझ में? अगर ये याद है तो, या समझ में आता या विजुलाइज होता है तब। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर भाई। थैंक यू शाबाश सर। कॉपी करते रहो जिसको करना है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।